Hi dear students, good morning to all. My dear students, today we'll discuss another chapter of your organic chemistry of 12th standard. So today our topic, it is a small topic but lot of mechanism in this chapter. ये सबसे छोटा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मगर उसके अंदर जो मैकेनिज्म है ना बहुत तगड़ा वाला है. तो चलो उसको शुरू करते हैं. आज टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो डिले क्यों करें, चलो शुरू करते हैं. आज का टॉपिक रहा ईथर. तो अल्कोहल फिनॉल तो खत्म हो गया, आज शुरू करने वाले हैं ईथर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम हियर फॉर योर 12th standard CBSE board and for CHSE board and also for entrance examination. So no delay, now we'll start towards the topic ether. So अल्कोहल खत्म हो गया, फिनॉल भी खत्म हो गया. जो बच्चे को क्या हमारा पिछले वाला वीडियो देखना चाहते हो, आप लोग यूट्यूब जाके सर्च कर सकते हो श्रीनिवास केमिस्ट्री. तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका ऑर्गेनिक का टोटल पार्ट फॉर योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड. हालो अल्केन, हालोआरिन्स एंड अल्कोहल फिनॉल खत्म हो गए. अभी आज शुरू करेंगे ईथर. तो व्हाई यू नॉट टू विल डिले नाउ, विल नाउ स्टार्ट. क्लियर? So ether, my dear students, the topic is your ether. So ether stands for the functional group of ether is your O, and the general formula for ether, aliphatic ether, ROR. This is the general formula. Remember this one. This is the general formula for ether. General formula for ether, ROR. So for ether, the series name we are writing. Series name. हम उसका नाम कैसे करेंगे? How will name the ether? The name is alkoxy alkane. इसका प्रीफिक्स होता है alkoxy and it has no suffix alkoxy alkane. Clear? So ether का जनरल फॉर्मूला होता है एलिफेटिक ether ROR. It is maybe in some book it is R1 OR2, not to be confused. Same alkyl group is there. You can write anywhere. इसको R1 लिख सकते हो, इसको R2 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अल्काइल इट में भी R में भी इक्वल टू R और R इज नॉट में भी इक्वल टू R. दिस इज R डैश यू कैन से ऑल्सो भी. R में भी इक्वल टू R डैश, नॉट में भी इक्वल टू R डैश. Equal or may not equal. That's it. If equal, these are called symmetrical ether. If not equal, both groups are different. This is your unsymmetrical ether. Clear? तो चलो शुरू करते हैं सीरीज नेम के साथ. इसका एग्जाम्पल देते हो. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज योर ROR. क्लियर? नाउ इफ द फर्स्ट मेंबर N इज इक्वल टू 1 इन बोथ सेक्शन, सो द फर्स्ट मेंबर इज सीरीज CH3O CH3. दीज आर द मेंबर ऑफ ईथर. तो कुछ मेंबर के साथ नाम पहले जानना चाहिए. So member of ether CH3O CH3, its common name is your dimethyl ether. Its common name is your dimethyl ether. Clear? और इसका IPSC नेम क्या लिख सकते हैं? देखो IPSC नाम क्या होगा, इसका IPSC नेम होता है मिथोक्सीमीथेन. मिथोक्सीमीथेन. Its IPSC name is methoxymethan. Clear? So this name is alkoxy and another part is alkane. Suppose another, if N is equal to 2 here, C2H5O C2H5, then its common name is your IPSC name. Common name is your diethyl ether. दो तरफ इथाइल ग्रुप है, डाइथाइल ईथर. और इस IPSC नेम इज व्हाट्स? इस IPSC नेम अल्कोक्सी अल्केन, इथोक्सी इथेन. क्लियर? अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इथोक्सी इथेन, दो कार्बन है इधर इथोक्सी इथेन. दीज आर फॉर सिमेट्रिकल अल्केन. यदि दोनों साइड बराबर एलिमेंट होगा, बराबर कंपाउंड है, तो हम उसको कहते हैं क्या? सिमेट्रिकल ईथर. यदि कुछ अलग होता है तो उसके अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं. तो अनसिमेट्रिकल ईथर का नाम कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं. अनसिमेट्रिकल ईथर, हाउ कैन यू नेम द अनसिमेट्रिकल ईथर? तो बच्चों, तो ये तो सिंपल सा नाम है, डाइमिथाइल ईथर. ओके, और मिथोक्सी मीथेन दोनों तरफ अलग अलग होगा, तो नाम कैसे लिखेंगे? तो चलो अलग उसके लिए देखते हैं. नाउ दिस इज द नेम ऑफ ईथर. तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर आप नोट कर सकते हो. फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर, ईथर स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप of ether ROR. This is the general formula of ether. तो दिस आर सिमेट्रिकल ईथर बात हो गया. अनसिमेट्रिकल देखो, एक तरफ CH3 है और एक तरफ है C2H5 है. हाउ कैन यू नेम दिस वन?
याद रखो बच्चों, जब अलग अलग ग्रुप होता है, जो छोटा वाला ग्रुप होता है उसको पहले नाम दिया जाता है अल्कोक्सी। तो इधर छोटा वाला ग्रुप ये है ना मिथोक्सी, इसको पहले लिखेंगे मिथोक्सी, उसके बाद इथेन, मिथोक्सी इथेन। समझ में आ गया? ये इसका कौन सा नेम है? ये इसका है IUPAC की नेम, इसका नाम है अल्कोक्सी अल्केन। सपोज इधर है CH3 CH2 CH2O CH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हम इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? तो छोटा वाला ग्रुप को पहले, ये वाला छोटा अल्काइल ग्रुप है, इसको पहले नाम लिखो, इसको कहते हैं मिथोक्सी, मिथोक्सी, बाकी 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन, मिथोक्सी प्रोपेन। समझ में आ गया? सो दीज आर अनसिमेट्रिकल अल्किन, दीज आर कंप्लीटली अनसिमेट्रिकल अल्किन, एंड दिस इज ए कंप्लीटली सिमेट्रिकल अल्किन। sorry, this is an unsymmetrical ether and this is a complete symmetrical ether. So unsymmetrical ether के लिए हम नाम कैसे लिखेंगे? जो छोटा ग्रुप है उसका नाम पहले लिखना चाहिए, उसको अल्कोक्सी, और बाकी जितना सारा कार्बन है उसको अल्केन। ओके, मिथोक्सी प्रोपेन। अभी इसका नाम भी लिख सकते हो, देखो CH3O, हमारा C4H9, उसको क्या पढ़ेंगे? मिथोक्सी, ये छोटा वाला ग्रुप ये है मिथोक्सी ब्यूटेन, मिथोक्सी ब्यूटेन। So similarly we can write the name of aliphatic ether like this. aromatic ether के लिए भी हम बना सकते हैं नाम। देखो aromatic ether का नाम लिखेंगे। So these all are the example of your unsymmetrical ether, unsymmetrical ether, unsymmetrical ether। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है? जो फंक्शनल ग्रुप का ईथर वो होता है, दोनों साइड का जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। यदि अलग अलग होता है, यदि डिफरेंट ग्रुप अल्काइल आता है उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। यदि दोनों तरफ सेम ग्रुप आएगा तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? तो ईथर को हम ऐसे पहचान सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ईथर का जो नाम होता है वो ऐसे होते हैं अल्कोक्सी अल्केन। एक ग्रुप को हम अल्कोक्सी और दूसरे ग्रुप को अल्केन। कौन सा ग्रुप को हम अल्कोक्सी देंगे? जिस ग्रुप में छोटा वाला मेंबर होगा, जो वाला छोटा ग्रुप है उसको आप पहले नाम दिया जाता है अल्कोक्सी। और इसका देखो ये वाला जो कॉमन, इसका नाम हम कॉमन नेम लिखे तो अलग कुछ है, इसको कॉमन नेम को हम लिख सकते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इट्स कॉमन नेम। इथाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम है, इथाइल मिथाइल ईथर। समझ में आ रहा है? इथाइल मिथाइल ईथर इसका कॉमन नेम होता है। तो चलो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम उसका कुछ एरोमेटिक ईथर के नाम भी लिखते हैं। चलो इसका नाम मिटाते हैं और कुछ एग्जाम्पल डालते हैं ईथर का। एरोमेटिक ईथर, सपोज योर आर के बदले हम रिंग डाल देते इधर OCH3, इट इज एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक ईथर। उसको क्या पढ़ोगे? छोटा वाला ग्रुप है बेंजीन ग्रुप, बड़ा वाला ग्रुप है, और ये CH3 छोटा वाला क्या लिखा है? मिथोक्सी बेंजीन, है ना बेटा? अल्कोक्सी अल्केन, मिथोक्सी बेंजीन, मिथोक्सी बेंजीन। और इसका एक कॉमन नेम है, उसको कहते हैं एनिसोल। इसको पढ़ते हैं क्या? एनिसोल। समझ में आ गया? नाम लिखो, इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसोल। और एक एग्जाम्पल डालते हैं, सपोज बहुत सारे नाम है, हम उसको बच के जितना हमको चाहिए उसको लिखो। OC2H5, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कहते हैं C2H5 इथोक्सी, इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन, इथोक्सी बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम है, इसको कहते हैं फेनिटोल। इसका कॉमन नेम क्या होता है? फेनिटोल, इसका कॉमन नेम है, इट्स द कॉमन नेम। अलग अलग नाम, इथोक्सी बेंजीन, फेनिटोल, इस जो एनिसोल। तो इस एरोमेटिक ईथर है। यस, this is the major group, then other name we will discuss. Okay, so these are the name of the ether compounds. So my dear students, if different compounds are there, so some important compounds we are discussing, aliphatic ether and aromatic ether, now complete know. So ether we have to basically हमको याद रखना चाहिए जो ईथर है सिंपल, जैसे कि CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर,
और दिस इज कॉल्ड मिथोक्सी इथेन, और C2H5O, C2H5 इथोक्सी इथेन। ओके, और कुछ एरोमेटिक का सिंपल इथर का नाम हम याद रखना चाहिए, OCH3, इसको हम आनिसोल पढ़ते हैं, नहीं तो मिथोक्सी बेंजीन जैसे हमने बताया, और ऐसे कुछ बेंजीन के ऊपर C2H5 इथोक्सी बेंजीन उसको पढ़ते हैं। ओके, इथोक्सी बेंजीन। सो दीज आर सिंपल सम इथोक्सी बेंजीन, ऐसे जो हम, और ये जिसका नाम, ये कुछ इंपॉर्टेंट इथर का नाम हमको याद रखना चाहिए इथर चैप्टर में। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी नो सम नेम्स ऑफ ईथर, सम सिंपल मेंबर्स ऑफ ईथर भी अलग है, हम और कुछ नाम ऐसे भी लिख सकते, इसका नाम बताओ मुझे, जैसे कि CH, सपोज CH3, ओके, और ये आपका CH3 1 2 3 4 हो गया, इसका नाम क्या करें? ये भी इथर है, वो इस तरफ एक ग्रुप है, इधर भी एक ग्रुप है, एक अनसिमेट्रिकल इथर है, इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ? एक यहाँ से छोटा वाला ग्रुप पहले लिखेंगे, मिथाइल, है ना, नहीं, ये छोटा वाला ग्रुप को, ये छोटा वाला इधर पहले, इसको 3 ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल हम लिख सकते हैं, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, क्या होगा? मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, छोटा वाला ग्रुप को पहले लिखना चाहिए। और इसका कॉमन नेम IPS नेम लिखे तो क्या होगा? तो IPS नेम ये काउंटिंग करेगा छोटे वाला ग्रुप से, 1 2 3, तो इधर 2 वाला पोजीशन में है, 2 मिथोक्सी, ये छोटा वाला पहले लिखना चाहिए, 2 मिथोक्सी प्रोपेन, है ना बेटा, ये IPS नेम है, इसको भी याद रख लो, ये कॉमन नेम है। सो ये IPS नेम है और ये कॉमन नेम है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर सम इथर्स नेम, इथर O दोनों तरफ बॉन्ड है, इथर का फंक्शनल ग्रुप पहचानने के लिए। अभी चलो इथर के बारे में और क्या देखें। इथर, चलो मिटाएं, आगे बढ़े। तो अभी इथर के कुछ के इथर के बारे में और थोड़ा जानकारी हम देते हैं। इथर को जो शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी कभी आता है एग्जाम में। इथर में देखो, ऑक्सीजन के पास आउटर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसमें से 2 बॉन्डिंग में चला गया और 2 लोन पेयर है। इधर एक इथर्स आर soluble in water. Why? There is a question, why ether soluble in water? Because ether, like alcohol, ether also form hydrogen bond with the water molecule. Clear? Like ether, ROR, ether also form hydrogen bonding with the water molecule. So ether is soluble in water. Now we'll start the methods of preparation of ether. So questions are asking in the examination, how we can prepare the ether, from which reagents? Basically there are 2 important methods we'll discuss. How we can prepare the ether. So now the methods of preparation of ether. Methods of preparation of ether. हम लोग ईथर कैसे बना सकते हैं? Methods of preparation of ether. So there are 2 important methods are there. We'll discuss briefly in these 2 methods. Number 1, from dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. Okay. और कितना सारे बुक में ऐसे दिया है फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। नंबर 2 मेथड है आपका विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो दीज आर 2 मेथड्स, विल डिस्कस ब्रीफली। Preparation, methods of preparation of ether. How can you prepare the ether? It's very simple and very also mechanism is there. Lot of mechanism in this here. We'll discuss dehydration of alcohol. So my dear students, let's start. The first method, dehydration of alcohol. What this method is saying? In this method, it is telling that when excess of alcohol, this is the alcohol molecule and another alcohol molecule you will take, ROH and ROH. It is also alcohol molecule. If you are taking excess alcohol in presence of concentrated sulfuric acid, so this reaction name, just remember what we are doing, dehydration of alcohol. उसका मतलब है अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना,
डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बहुत जरूरी है। इट इज द कैटलिस्ट जैसे काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। इसका मैकेनिज्म हम बात करेंगे कैसे होता है। तो alcohol when heated in presence of concentrated sulfuric acid, the very important key point here, the temperature must be 140 degrees Celsius. Remember it. If the temperature will change, the reaction will change. I will tell after some time. So my dear students, when alcohol, एक alcohol molecule है ROH और ये भी एक अल्कोहल मॉलिक्यूल है, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल हम लेते हैं। कुछ कुछ बुक में ऐसे लिखा जाता है व्हेन एक्सेस अल्कोहल इज हीटेड, तो उसका मतलब दो अल्कोहल इधर लिया गया है। देन द व्हाट विल हैपन, लेट्स सी here OH and OH bond will break and this is form water and remaining part your ROR plus H2O, this is ROR is called your ether। तो बेसिकली इथर ऐसे बनता है, सिंपली हम दिखते हैं ऐसे। डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, वो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है, उसका मतलब डिहाइड्रेशन हो गया। तो यहाँ से वाटर निकलता है और इथर बनता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल, उसके बाद इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे एक कैसे हुआ एक्चुअली रिएक्शन और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। 140 डिग्री सेल्सियस और इसको केल्विन में डाल सकते हो तो कितना होता है? अब केल्विन में डालोगे तो 273 ऐड कर दीजिए, कितना होता है? 413 केल्विन। क्लियर? तो इसमें 140 डाल दीजिए तो हो गया 413 केल्विन। तो एग्जाम में एनसीईआरटी बुक में 413 केल्विन दिया होगा। जब अल्कोहल को आप हीट करोगे 413 केल्विन टेम्परेचर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, यदि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होता है तो रिएक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? तो व्हेन अल्कोहल और एक्सेस अल्कोहल इज हीटेड, excess alcohol is heated in presence of a concentrated sulfuric acid at 140 degree Celsius, then a water molecule is eliminated और dehydrated, और water molecule dehydration होता है, water molecule निकल जाता है तो ether बन जाता है। सिंपल रिएक्शन। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। For example, I am telling you methanol. Exam में से what happen when excess methanol is heated? That means this is a molecule of methanol. Okay, another molecule if we will take methanol CH3OH. This is methanol, this is methanol in presence of a concentrated sulfuric acid, but the temperature must 140 डिग्री सेल्सियस। इट इज रिमेंबर इट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ से एक OH और H मिलकर वाटर बन जाता है। अभी ये हो गया CH3O CH3 डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, और नहीं तो मिथोक्सी मीथेन कहते हैं, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। सिंपल रिएक्शन। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। This is the method of preparation of ether from alcohol। अभी देखो और एक एग्जाम्पल हम चल सकते हैं, C2H5OH इथानॉल। व्हाट हैपन ऑन इथानॉल मॉलिक्यूल? उसी तरह दो इथानॉल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, C2H5OH इथानॉल। When heated over concentrated sulfuric acid at 140 डिग्री सेल्सियस, सो व्हाट विल हैपन? सिमिलरली इसका OH और इसका H वाटर निकल जाएगा, ये रह गया आपका C2H5 plus H2O। दिस इज इथोक्सी इथेन और डाइइथाइल ईथर। समझ में आ गया? तो बेसिकली जब अल्कोहल मॉलिक्यूल को हम गर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में 140 डिग्री सेल्सियस पर, ये रिएक्शन ऐसे कुछ बनता है। मगर बच्चे आप लोग पढ़े ऑलरेडी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी आई डिस्कस्ड in alcohol chapter, when the alcohol is heated in presence of a concentrated sulfuric acid, टेम्परेचर अलग हो जाता है। यदि इस टेम्परेचर को आप थोड़ा ज़्यादा कर दोगे 100 नहीं तो 170 डिग्री सेल्सियस, इट विल फॉर्म अल्किन। क्या बनता था? अल्किन। सेम रिएक्शन, सेम थिंग वी डिड। इस रिएक्शन को देखो, सपोज व्हेन अल्कोहल, सपोज आपका एग्जाम्पल लेता हूँ इथानॉल CH3CH2OH, वही डिहाइड्रेशन वहाँ पर भी होगा, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मगर इधर टेम्परेचर थोड़ा अलग है। यदि हम टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस डाल देते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस नहीं तो 443 केल्विन हम कह सकते हैं उसको, यदि डालते हैं तो रिएक्शन कुछ अलग कहानी बन जाएगा, रिएक्शन में कुछ अलग प्रोडक्ट मिल सकता है। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन, दिस इज ऑल्सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H निकलता था और क्या होता था? वाटर बन जाता था और अल्किन निकलता था, अल्किन द प्रोडक्ट। देखो बेटा क्या क्या होता है। वही अल्कोहल में यदि सल्फ्यूरिक एसिड को डालकर 140 डिग्री सेल्सियस पर मैं गर्म करता हूँ तो वहाँ पर ईथर मिलेगा।
डिहाइड्रेशन ऑफ, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इथर मिलता है, वही डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको अल्किन भी मिलता है। तो डिफरेंस क्या है? दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन, कंप्लीट इट इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। थोड़ा टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो रिएक्शन में अलग प्रोडक्ट निकल सकते। तो ध्यान से देखो, ईथर बनाने के वक्त आपको दो चीज़ ध्यान दिखना है, एक्सेस अल्कोहल लिखो, नहीं तो टेम्परेचर को पर्टिकुलर 140 डिग्री और 140 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो केल्विन में डाल सकते हो, इसको याद रखना चाहिए। दिस इज द वेरी डिफरेंस पॉइंट। नहीं तो आपको टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो अलग अलग प्रोडक्ट निकल सकता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर व्हाट? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हम अल्कोहल से इसे बना सकते हैं, समझ में आ गया? तो ऐसे रिएक्शन ए कंप्लीटली ए रिएक्शन को हम देखो तो ए रिएक्शन क्या होता है? ए कंप्लीटली ए रिएक्शन एक न्यू SN2 रिएक्शन। इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, बाइमोलिकुलर SN2। दिस इज ए कंप्लीटली SN2 मैकेनिज्म। सर कैसे SN2 मैकेनिज्म होता है? यदि हम इस रिएक्शन को देखेंगे एक कंप्लीटली SN2 मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखो कैसे होता है। तो पहले क्या करते हैं, दो इथानॉल मॉलिक्यूल लेता है CH3 CH2OH, तो एसिड की प्रेजेंस में होगा, है ना? तो एसिड के प्रेजेंस में होने से क्या होगा? इथानॉल CH3 CH2OH कंप्लीटली। दिस रिएक्शन इज, इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ओके। तो इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करो। H प्लस कहाँ से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस, HSO पर तो माइनस। सो वहाँ क्या होता है? H प्लस जाके अटैक, ऑक्सीजन का आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड हो गया, 2 इधर। तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मतलब वो क्या है? एक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन जिसके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके ऊपर अटैक करेगा कौन वाला? H प्लस। पहले प्रोटोन अटैक कर रहा है, ओके। तो इधर H प्लस आके अटैक करेगा, नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे सकता है। समझ में आ गया? तो आप ऐसे कर सकते हो। तो H प्लस आके इधर अटैक करेगा, करने से क्या होगा? अटैक ऑफ प्रोटोन, दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। इधर H हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। भाई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है वो अनस्टेबल बन जाता है, तो उसको स्टेबल बनना चाहिए। तो वहाँ पर क्या कर सकता है वो? तो यहाँ पर क्या करेगा? जो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर सकता है? देखो तो क्या हो सकता है उसमें? सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये अभी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखो, और एक जो दूसरा वाला अल्कोहल, सपोज इथानॉल हमने लिया, और एक इथानॉल है CH3 CH2OH। ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। SN2 में क्या होता था? एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था। SN2 में कोई कार्बोकैटायन की जरूरत नहीं है। SN2 डिपेंड अपॉन द स्टेरिक हिंड्रेंस। जहां पर क्लाउडी अल्काइल ग्रुप होगा वहां पर अटैक नहीं करेगा, लेस क्लाउडी अल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा। समझ में? इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द कार्बोकैटायन। तो एक न्यूक्लियोफाइल एक अटैक करेगा, किधर अटैक करेगा? ये जो स्पेसिस बना है, ये स्पेसिस क्या है? देखो CH3 CH2OH। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन एसिड ने दिया था, वो एसिड फिर अपना हाइड्रोजन लेने के लिए फाइनली कोशिश करेगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इतने इलेक्ट्रॉन देकर ये खुद चला जाएगा इधर से। तो क्या होता है? देखो यहाँ से चले जाने के बाद क्या होता है? तो यहाँ से क्या होता है? देखो ये वाला CH3 CH2OH है ना, नहीं? तो इधर से ये क्या हो सकता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या पहले स्टेप में क्या होता है? देखो थोड़ा, तो पहले स्टेप में आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता था। क्या बनता था? तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसको कहते हैं। और दूसरे स्टेप में क्या होगा? और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर और एक अल्कोहल है, ये अल्कोहल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? देखो इस स्पेसिस के ऊपर अटैक करेगा। किससे करेगा? तो SN2 में क्या होता था? एक ही स्टेप में सब वो रिएक्शन हो जाता था। तो इधर से जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था, वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो क्या करेगा? इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर वो चला जाएगा। तो इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जब लेके चलने के लिए रेडी होता है, तो यहाँ से वाटर लेके इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इधर। तो जहाँ से ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज फॉर्मेशन होगा? पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होगा। तो जिधर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इधर से फटक के अटैक करेगा।
समझ में? तो इधर से ए चला जाएगा, इधर से वो अटैक करेगा। तो अटैक करने से क्या निकलता है? तो वाटर यहाँ से चला जाता है, तो अटैक करने से CH3 CH2 OH CH2 CH3। समझ में आ गया? तो इधर से वाटर HOH वाटर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के लेके चला जाएगा। तो CH3 CH2 जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो यहाँ पर कार्बन से पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होने से पहले तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल बैक साइड आके इसको अटैक करेगा। तो ये चला इधर, ओके, CH2 के पास चला इधर। तो CH2 के पास क्या है? OH CH2 CH3 आ गया। अभी इस ऑक्सीजन जब अटैक किया इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज। समझ में? ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसके ऊपर। तो ये क्या करेगा यार, ये अभी क्या कर सकता है, अभी ये क्या कर सकते हैं, इसका जो हाइड्रोजन का जो है पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन यहाँ से जो आया था तो सल्फ्यूरिक एसिड स्टार्टिंग से रिकैटालिस्ट जैसा है, वो अपना सल्फ्यूरिक एसिड H+ देकर अब HSO4 तो माइनस था, वो H+ HSO4 तो माइनस, फिर अपना H+ लेके चला जाएगा, नहीं तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देकर वो चला जाएगा। तो चला -H+, चले जाने के बाद क्या होता है? तो चले जाने के बाद क्या होता है? हाइड्रोजन यहाँ से निकल पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? CH3 CH2 O CH2 CH3। समझ में आ गया? अब ये हाइड्रोजन किधर चलेगा? हाइड्रोजन पहले जब प्रोटॉन जैसे अटैक किया था वैसे ही लास्ट को चला जाएगा। तो H+ और HSO4 तो माइनस होगा, वो मिलके फिर क्या हो जाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएंगे। समझ में आ गया? कहानी में इतना ही, बस सिर्फ एक मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में एक SN2 मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल under the particular temperature of 140 degree Celsius, this reaction is occurring in the SN mechanism। याद रखो SN mechanism, SN2 mechanism। ये कैसे होता है? पहले इथर मॉलिक्यूल, सपोज इथानॉल मॉलिक्यूल का बात करो, इथानॉल एंड इथानॉल डाइमिथाइल ईथर, ये रिएक्शन कैसे होता है? C2H5OH प्लस C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आज कैटालिस्ट भी कह सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हो। 140 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होने से ये आता है आपका डाइथाइल ईथर, C2H5O C2H5O प्लस H2O। बच्चे, ये स्टेट बोर्ड बच्चे के लिए मैकेनिज्म जरूर नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, ये सिर्फ CBSE बच्चों के लिए मैकेनिज्म जरूरी है। CBSE बोर्ड में पूछा जाता है मैकेनिज्म। क्लियर? यदि ये सवाल पूछता रहता है, ये CBSE बच्चे सिर्फ याद रखना आपके लिए वही एक ही लाइन जरूरी है, एक लाइन याद रख लो। जब अल्कोहल को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में हीट करोगे 140 डिग्री सेल्सियस में, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पर ईथर बन जाएगा। बस सिंपल इतना ही याद रखना है। और CBSE बच्चों के लिए मैकेनिज्म जरूरी है। यदि इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है तो कैसे होता है? सिंपल, एक अल्कोहल लिया जाए तो इथानॉल, इथानॉल में एसिड H+ प्रोटॉन अटैक करेगा। H+ कहाँ से आता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो H+ आके यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करने से प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। समझ में आ गया? अभी इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो तो अनस्टेबल है, तो वो कोशिश करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटाने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इधर से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेके वो वाटर रह के निकल चला जाएगा। तो यहाँ से CH3 से वाटर रह के चलने के लिए कोशिश करता है। उस वक्त और एक जो अल्कोहल होता है, दो अल्कोहल मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल का हालत ऐसे होगा। तो जब यहाँ से वाटर निकलने के लिए कोशिश करता होगा, ये जो दूसरा वाला अल्कोहल है, एक न्यूट्रल, क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है, वो जाकर पीछे से उसका अटैक करेगा, क्योंकि SN2 हमेशा बताता है क्या? इन्वर्सन प्रोडक्ट, पीछे से अटैक करेगा। तो पीछे से अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करने से ये बन गया आपका CH3 CH2। समझ में गया? CH3 CH2 इधर अटैक किया OH। तो जब अटैक करता है इधर, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है OH और CH2 CH3, और फाइनल इस हाइड्रोजन क्या करता है? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ ऑक्सीजन को देकर चला जाता है। तो जैसे H+ पहले अटैक हुआ था वैसे लास्ट को चला आया -H+। समझ में आया? नहीं, इस तरफ को लिख सकते हो, ये रह गया CH3 CH2O CH2 CH3, जैसे ईथर बन गया और उसके साथ क्या और H+ निकल पड़ा। तो वही H+ और एक मॉलिक्यूल को अटैक करेगा उसी तरह, तो ये कंटिन्यूसली चलेगा। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे था क्या? कैटालिस्ट का काम होता है रिएक्शन के स्टार्टिंग में जैसे होता है, बाद में भी वैसे मिलेगा। तो H+ जाके HSO4 तो माइनस के साथ मिलकर वही H2SO4 चला जाएगा। समझ में आ गया कहानी? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड मेथड को चलते हैं, मेथड नंबर 2। अभी इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कुछ बुक में ऐसे भी दिया होगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ऊपर इसका हीट थोड़ा अलग है, टेम्परेचर और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर में वही रिएक्शन होता है। इसके बदले सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो और एल्यूमिनियम ले सकते हो, Al2O3 से में कोई प्रॉब्लम नहीं।
मेथड नंबर 2 बहुत बढ़िया सा मेथड है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन है वो, इस मेथड बहुत विलियम सिंथेसिस रिएक्शन. इन दिस रिएक्शन हाउ we will prepare the ether? What happening in this reaction? In this reaction, when alkyl halide reacts with sodium alkoxide RONA, sodium alkoxide, when alkyl halide reacts with sodium alkoxide in presence of your dry ether, and the product is your ether ROR plus sodium halide. This is the simple reaction. Clear? So it is a completely SN reaction, SN2 mechanism, or you can say this is a nucleophilic substitution reaction bimolecular. This is a SN2 mechanism reaction. We will discuss later on. So if you will put example, if you will take the reaction of a CH3I methyl iodide react with the CH3ONA. So this is your methyl iodide react with the sodium methoxide, in presence of dry ether. The product is your dimethyl ether, CH3O CH3 plus NaI, dimethyl ether or methoxymethane or methoxymethane. Clear? So dear students, this is a Williams synthesis reaction. In this reaction also another aromatic ether we can prepare also. ये फिनॉल से भी बना सकते हैं, फिनॉल से NaOH और Na डालने से सोडियम फेनोक्साइड निकल सकता है. सो इफ सोडियम फेनोक्साइड react with methyl iodide, aromatic ether also can prepare. This is sodium phenoxide reacts with methyl iodide in presence of a dry ether. The reaction is like this. So OCH3 plus NaI, anisole will form or a methoxybenzene. So simply it is a SN2 mechanism reaction. I will tell. So पिलामाने Williamson synthesis reaction. It is a reaction in which alkyl halide react with the sodium alkoxide in presence of your dry ether. The ether will form. So how the reaction is happening? What is the details of the mechanism of the reaction? Okay. So now we'll see. Let's see the reaction. How this reaction is happening? Let it is a alkyl halide RX. It is actually substrate. When react with the sodium alkoxide RONA. Clear? So in this step, first sodium alkoxide, this is the bond will break and it will gives you RO minus plus Na plus. This is your nucleophile. Clear? Alkoxide ion. It will attack with this reactant substrate alkyl halide in the backward direction, RO minus. It will attack in the backside direction. SN2 mechanism telling. So product is here inversion product. So RO minus will attack in the alkyl halide in the backward direction. The product will be ROR. Okay. और यहाँ से X निकलेगा और NaX. समझ में आ गया? This is the complete mechanism of your formation of ether by Williams synthesis reaction. So what this reaction is telling? Alkyl halide and sodium alkoxide. So in sodium alkoxide, the O and Na bond will breaking of the oxygen and sodium bond. So after the breaking, oxygen is containing a negative charge. This is called alkoxide ion. This is a complete negative ion. Clear? And this is a nucleophile which is attack to the alkyl halide in the backward direction. जब भी बैकवर्ड डायरेक्शन यहाँ से अटैक करेगा तो X इधर से निकल के चला जाएगा. दिस इज द लाइक ट्रांजिशन स्टेट. इधर से ऑक्सीजन अटैक करेगा और इधर से अल्किल हैलाइड से X लिविंग करेगा. सो हालोजन ग्रुप यहाँ से लीव हो जाएगा. समझ में आ गया? तो इधर से हालोजन ग्रुप नीचे बाहर चला जाएगा. तो ये आपको मिल जाएगा ईथर. ROR इज द फाइनल प्रोडक्ट. समझ में आ गया? तो ये जो हालोजन ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप होता है. ऑलरेडी हमने हालो अल्केन हालो आर इन चैप्टर में बताया है कि बेटर इज द लिविंग ग्रुप
or better is the product and the SN reaction will be better product. That means see here the reaction will favor the halogen group which alkyl halide for better product give you the better product of ether in the Williams synthesis reaction. This is alkyl iodide, then follow to alkyl bromide, then alkyl chloride. This is the right order for the product formation of ether. Is your product formation of ether from Williams synthesis reaction. So Williams synthesis reaction is basically depend upon two factors. One is your alkyl halide, another is your sodium alkoxide. समझ में आ गया? तो ये कंप्लीटली एक SN2 मैकेनिज्म है, बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये वाला से यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन सोडियम का बॉन्ड ब्रेक होने से ये माइनस होता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल. ये न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ से अटैक करेगा पीछे से किसको, अल्काइल हैलाइड को. जब अल्काइल हैलाइड को अटैक करेगा तो हालोजन यहाँ से रिलीज होने के लिए कोशिश करेगा और पीछे से OR माइनस जाके अटैक करेगा, तो OR तो बन गया ROR और X यहाँ से चल पड़ा. समझ में गया पूरी कहानी. तो ये हो गया आपका NX. सो दिस इज द ईथर फॉर्मेशन. मगर यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो अल्किल हैलाइड होता है वो हालोजन ग्रुप जिसके साथ जुड़ा होगा वो SN2 मैकेनिज्म में आपको पता है. SN2 इज डिपेंड द स्टेरिक हिंड्रेंस लेसर और द क्लाउडेड ग्रुप जो अल्काइल ग्रुप जितना छोटा होगा और बेहतरीन प्रोडक्ट वहाँ पर आपको इतना दिखने को मिलेगा. चलो एक एग्जांपल देते हैं. ये अल्काइल ग्रुप को आपको याद रखना है, जो अल्किल हैलाइड यहाँ पर जो अल्किल हैलाइड होगा वो जितना छोटा होगा इट इज फॉलो स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस आपको मालूम होगा इसका मैकेनिज्म. SN2 नहीं तो हमारा क्लास भी देख सकते हो, पिछला क्लास SN1 SN2 मैकेनिज्म में हमने बताया था. तो SN2 इज फेवर फॉर प्राइमरी अल्किल हैलाइड. SN2 फेवर फॉर प्राइमरी अल्किल हैलाइड. जो अल्काइल ग्रुप होगा वो बहुत छोटा होना चाहिए. समझ में आ गया. एक एग्जाम्पल देते हैं, आप यहाँ से पता कर सकते हो. लेट वन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू. सपोज A प्लस B एक कंपाउंड यहाँ से निकला है इथर का, CH3O CH3 सॉरी OC CH3 CH3 CH3. समझ में गया. दिस इज द प्रोडक्ट इज गिवन प्लस NaI. समझ में आ गया. अभी आइडेंटिफाई करो A कौन है और B कौन है. इधर से A कौन हो सकता है, B कौन हो सकता है. तो हमारा ये जो देखो सोडियम आयोडाइड बाई प्रोडक्ट है और इथर मिला है, तो कंप्लीटली ए वाला रिएक्शन को समझाता है. तो इधर से ए रिएक्शन में कौन होगा, अल्किल हैलाइड और एक सोडियम अल्कोक्साइड. तो किसको क्या दे सकते हो, तो दो ऑप्शन दिया है. पहला ऑप्शन दिया है ए हो सकता है क्या, मिथाइल आयोडाइड प्लस CH3 C CH3 CH3 ONA एक प्रोडक्ट हो सकता है. और दूसरा वाला प्रोडक्ट दिया है इसको CH3 C CH3 CH3 ONA सॉरी AI टर्शियरी अल्किल आयोडाइड प्लस CH3 ONA. ये कौन सा वाला Na को आई NaI हो जाएगा. तो इसमें से कौन सा वाला सही है. तो हमने बताया था जो अल्किल हैलाइड होगा वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर डिपेंड करता है. स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कहते हैं, जितना छोटा सा अल्काइल ग्रुप होगा वो अच्छा SN2 को फेवर करेगा. समझ में, अल्काइल ग्रुप जितना छोटा मेंबर होगा क्योंकि उसको बल्की ग्रुप नहीं चाहिए, तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला होगा. तो हालोजन ग्रुप क्या होना चाहिए, छोटा ग्रुप होने से यहाँ पर इथर आपको बेहतरीन प्रोडक्ट मिलेगा. यदि इसमें रिएक्शन आप कर दोगे तो इसमें अलग कुछ प्रोडक्ट निकल जाएगा. इसमें अल्किन मिलता है और जिसमें एलिमिनेशन रिएक्शन इसको कहते हैं. तो ये सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है, यदि आपको अल्किल हैलाइड यहाँ पर टर्शियरी हो जाता है तो रिएक्शन यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने की चांस है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है. तो इसको ध्यान से रखो. तो जो अल्किल हैलाइड होगा वो छोटा अल्काइल ग्रुप के साथ होना चाहिए. तो चलो इसका एक रिएक्शन बनाते हैं. इस रिएक्शन क्या हो सकता है, दिस इज ए कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन. दिस इज ऑल अबाउट विलियम सिंथेसिस रिएक्शन. विलियम सिंथेसिस रिएक्शन. सो ये रिएक्शन क्या होगा, आपका NCERT बुक में होगा, देख सकते हो. रिएक्शन बार बार पूछता है एग्जाम में. यदि इसमें आप वो आयोडीन डाल देते हो टर्शियरी आयोडाइड और उसमें छोटा ग्रुप में अल्कोक्साइड होगा CH3ONA, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, ये अल्कोक्साइड ना है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसके कारण एलिमिनेशन हो सकता है. तो एलिमिनेशन कैसे होगा, देखो यहाँ से CH3 से हम ऐसे लिख सकते हैं CH2H. तो इधर का CH3OH बन जाएगा कि मिथानॉल.
इधर का सोडियम और आयोडीन एक मिल जाएगा, सोडियम आयोडाइड। इधर से क्या हाइड्रोजन से बॉन्ड जो एक एटम यहाँ से एलिमिनेट होगा और आयोडीन एलिमिनेट होगा, तो ये आंसर आपके लिए हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो इधर से एक बॉन्ड है, इधर से एक बॉन्ड चला गया, डबल बॉन्ड CH2। तो आइसोब्यूटिन मिलेगा, 1 2 3 4, दिस इज आइसोब्यूटिन, और ब्यूटिन होता है आइसोब्यूटिन। समझ में गया? तो ब्यूटिन कंपाउंड मिलेगा, उसके साथ क्या मिलेगा, CH3OH मिथानॉल, और उसके साथ सोडियम आयोडाइड निकलेगा। तो ये डिफरेंस है। तो याद रखो भाई, जब ईथर बनाना है तो जो अल्काइल हैलाइड आप लेते हो, इस अल्काइल ग्रुप को क्या करना चाहिए, छोटा ग्रुप चूज करना है। यदि उसमें से आप बड़ा ग्रुप ले लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये विलियम सिंथेसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। विलियम सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये था प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अगले क्लास पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, so some important chemical properties of ether will discuss। इसके साथ दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें से, और ज्यादा कुछ रिएक्शन इस चैप्टर के नहीं है। पहला वाला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रिएक्शन हुई थी HI, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, क्लियर। और उसके बाद देखेंगे रिएक्शन हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन हुई थी वाटर ईथर का। और एक रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन हुई थी रिएक्शन हुई थी योर PCl5 ईथर का रिएक्शन। ये तीनों रिएजेंट के साथ इसका सिलेबस में हम रिएक्शन करेंगे। उसके साथ कुछ एरोमेटिक ईथर का रिएक्शन करेंगे, अनिशोल का, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो चलो इसके साथ पहला रिएक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन होती है HI। सो ईथर व्हेन रिएक्ट विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें मैकेनिज्म है। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली फॉलोड बाय SN मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन कैसे होता है बेसिकली हम देखेंगे, बात करेंगे उसके बाद। तो इसमें से एक बॉन्ड बनकर ROH एक ऐसे निकलेगा, एक बन जाएगा आपका अल्कोहल, और एक बन जाएगा आपका अल्किल आयोडाइड। तो कहानी इसमें लिमिट नहीं है, इसमें मैकेनिज्म भी दिखेंगे कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म दिखा जाए। तो क्या होता है यहाँ पर ROR प्लस HI। तो यहां से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो H प्लस एंड I माइनस, तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से आकर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बन जाएगा ROR, उसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में अटैक ऑफ H प्लस, प्रोटोन अटैक करता है, कह सकते हैं प्रोटोन अटैक करेगा। तो यहां पर O के साथ H होगा, सॉरी, ओके। अभी क्या होगा, उसमें से ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से वो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, अनस्टेबल है। तो यहाँ से क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटाने के लिए वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा कहानी में अल्कोहल निकलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, R और कार्बन के ऊपर, R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ से I माइनस अटैक करेगा, तो I माइनस आके अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में H प्लस अटैक करता है यहाँ पर, तो H प्लस अटैक करता है यहाँ पर। तो H प्लस अटैक करने से यहाँ पर क्या होता है देखो, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो एक अल्कोहल बन जाएगा। और बाकी उसके बाद आयोडीन जाके अल्काइल ग्रुप के साथ निकलेगा, और एक निकलेगा क्या, अल्किल आयोडाइड। तो अल्किल आयोडाइड निकलेगा और अल्कोहल कहानी में निकलेगा। तो इसी तरह प्रोडक्ट मिलता है, अल्किल आयोडाइड एंड अल्कोहल। दिस इज ए कंप्लीट भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है, समझ रहे हैं। तो अल्कोहल में से H प्लस अटैक करेगा, उसके बाद ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो I माइनस जाके अटैक करेगा बैक साइड में। तो SN2 मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो कहानी इसमें लिमिट नहीं है, ये तो कंप्लीटली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस मैकेनिज्म के साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करो यहाँ पर, जैसे कि पता चल जाता है CH3, this is dimethyl ether. When reacts with HI, the product is your CH3OH methanol plus methyl iodide. समझ में आ गया। यदि हम ऐसे करते हैं CH3O C2H5 प्लस HI, तो ये वाला प्रोडक्ट निकलेगा CH3I plus C2H5OH. This is your methyl iodide and ethanol. One thing you have to remember here there is some दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1,
दो कंडीशन यहां पर दिखना है। इफ एनी अल्काइल, जो भी अल्काइल, इफ एनी अल्काइल ग्रुप इज प्राइमरी, इट फॉलोज SN2 आपको मालूम है। तो SN2 में प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जो होता है, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप होता है, लेस स्टेरिंग हिंड्रेंस होता है, वो रिएक्शन करके दिखाएगा। तो यहां पर याद रखो, यदि कोई भी अल्काइल ग्रुप प्राइमरी होगा तो SN2 फॉलो करेगा। तो उसका मतलब है हालोजन जाके आयोडीन जाके अटैक करेगा, जिसके पास लेस हिंड्रेंस, लेस बल्की ग्रुप होगा, और हिंड्रेंस हम दिखा सकते, लेस हिंड्रेंस ग्रुप और लेस बल्की ग्रुप। क्लियर? तो लेस बल्की ग्रुप जिधर होगा, लेस अल्काइल ग्रुप, समझ में आ गया? इसमें लिख सकते हो SN2 में फॉलो करेगा। और कंडीशन नंबर 2, इफ क्या हो सकता है इधर इफ एनी वन अल्काइल ग्रुप इज टॉर्सियरी, याद रखो वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इफ एनी अल्काइल ग्रुप इज टॉर्सियरी इट फॉलोज SN1। तो बल्कियर अल्काइल ग्रुप में यहां पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो एक एग्जांपल के साथ हम बताते हैं। अभी चलो इथर का कुछ तो सिंपल सा रिएक्शन है। तो ये दोनों प्राइमरी है, ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, ये भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। तो यहां पर आयोडीन लगेगा किधर? जो वाला छोटा अल्काइल ग्रुप है, तो आयोडीन इधर आया, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, तो ये हो गया मिथाइल आयोडाइड और ये हो गया अल्कोहल। समझ में आ गया कहानी? ये तो प्राइमरी के लिए बराबर है। अभी चलो और एक करते हैं, टर्शियरी। सेकेंड टर्शियरी में केस में क्या होता है? टर्शियरी में सपोज CH3 इसको लिया जाए OCH3, इसको कहते हैं क्या? टॉट ब्यूटाइल ईथर कह सकते हैं। ओके, टॉट ब्यूटाइल ईथर। और इसका हम आपका एक अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो यहां पर जो सिंपल सा RO ग्रुप, R ग्रुप, ए वाला एक R ग्रुप है और ए वाला एक R ग्रुप है। तो दोनों R ग्रुप को देखो, कोई भी R ग्रुप यदि टर्शियरी होगा तो टर्शियरी यहां पर अल्काइल ग्रुप होगा। समझ में आया? ये टर्शियरी होगा तो कंडीशन यहां पर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहां पर आप HI ऐड करो, रिएक्शन करोगे तो H+I-, तो आयोडीन जाके लगेगा किसमें? जो पल SN1। तो SN1 में हमको पता है टर्शियरी अल्किल हैलाइड पहले दिखाएगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। समझ में? तो आयोडीन इधर आके लगेगा और यहां पर H+ अटैक करेगा। तो ये हमको का आंसर मिल जाएगा CH3I। क्लियर? टर्शियरी अल्किल हैलाइड, टॉट ब्यूटाइल आयोडाइड, उसके साथ आंसर मिलेगा CH3OH। समझ में आ गया कहानी? तो ये आपका फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। जब ईथर HI के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप टर्शियरी ग्रुप में होगा। समझ में गया? तो प्राइमरी होगा तो आंसर ऐसे कुछ आएगा। सपोज ये वाला है, देखो CH3 CH2 CH2O CH3, इसमें आप HI ऐड करो तो क्या होगा कहानी में? तो वैसे जो हमने बता रहे थे आपको, तो छोटा वाला ग्रुप ए वाला मिथाइल है, दोनों में प्राइमरी है, SN2 फॉलो करेगा। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो SN2 क्या करता है? जो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, I- अटैक करेगा किसमें? जिसमें क्या होगा? छोटा वाला अल्काइल ग्रुप होगा, SN1 फॉलो करेगा, SN2 फॉलो करेगा। छोटा वाला अल्काइल ग्रुप इधर है तो इधर आके लगेगा। तो आंसर हो जाएगा CH3I प्लस ये वाला प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। समझ में आ गया? तो ये वाला आंसर मिल जाएगा यहां से। क्लियर? पूरा कहानी खत्म, समझ में आ गया? तो ये सबसे बड़ी चीज है। अभी कभी कभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है, ये एंट्रेंस के लिए, ये तो ज्यादातर 11 12 आपका 12 स्टैंडर्ड में पूछता रहता है। ये वाला याद रख लो, यदि ईथर कभी भी HI के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से देखो, यदि कोई भी अल्काइल ग्रुप टर्शियरी होता है, यदि कोई भी अल्काइल ग्रुप टर्शियरी होता है तो वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को। SN1 मैकेनिज्म में नेगेटिव पार्ट जाकर वहां पर लगेगा जो पर ज्यादा बल्कियर ग्रुप होगा। टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी। यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सो नेगेटिव विल गेट अटैच्ड ऑन दैट पोजीशन। समझ में आ गया कहानी? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बच्चों को कंफ्यूज में डालने के लिए रिएक्शन बार बार पूछा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। समझ? अभी इसको डालो तो एरोमेटिक ईथर में वही सेम कैसे आएगा? यदि इसमें
anisole OCH, तो दिस कंपाउंड विल ऐड विथ HI। तो ये रिएक्शन क्या होगा आपको, वैसे H प्लस I माइनस, तो H प्लस होगा, छोटा ग्रुप वाला कौन सा, ए वाला ग्रुप छोटा है, तो ये भी फिनाइल ग्रुप SN1 को फॉलो करेगा, और बड़ा किसको, तो आंसर होगा किस में होगा, SN2 को, तो उसमें से बनेगा OH, छोटा वाला ग्रुप में अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये होगा आपका CH3I। समझ में गया, तो ये आंसर है CH3I, छोटे ग्रुप को जाके अटैक करेगा, अल्काइल ग्रुप है, तो और ये बाकी फिनल बन जाएगा। तो दिस इज अबाउट द रिएक्शन विथ HI मॉलिक्यूल। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ईथर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड। नेक्स्ट, so now the next reaction of ether, next reaction of ether is your reaction with H2O, hydrolysis of ester in presence of dilute sulfuric acid. So ether on hydrolysis in presence of dilute sulfuric acid, so then alcohol will form, that is ROH, another ROH. So two molecules of alcohol will form when ether is hydrolyzed in presence of a dilute sulfuric acid. Two molecules of alcohol, ROH, alcohol will form. For example, ether CH3O CH3 dimethyl ether on hydrolysis in presence of a dilute sulfuric acid, then the product will be CH3OH methanol, another methanol. Two molecules of methanol will form. This is another reaction of ether, chemical properties of ether. Next reaction, this is hydrolysis of ether. Clear? So in presence of a dilute sulfuric acid, if you will boil, garam karoge, तो ether chemical property. Next reaction of ether with water, or you can say hydrolysis of ether. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वाटर देखो, एक तो वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ईथर में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जैसे अल्कोहल में पढ़ा रहा था, उसी तरह ये चैप्टर में वही मैकेनिज्म सेम है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर विल प्रोड्यूस द अल्कोहल। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ईथर इज योर रिएक्शन विथ PCl5। ईथर का और एक रिएक्शन है, reaction with PCl5, phosphorus pentachloride. Reaction with PCl5. So whether ether react with PCl5, phosphorus pentachloride, like your alcohol, like react with PCl5, is phosphorus alkyl chloride will form 2RCl plus POCl3. Alkyl chloride will form, alkyl halide. Alkyl chloride is formed when ether molecule reacts with the PCl5 to form alkyl chloride. Similarly, if a diethyl ether or ethoxyethane reacts with PCl5 to form ethyl chloride, 2C2H5Cl plus POCl3. Ethyl chloride. So ether reacts with the PCl5, diethyl ether reacts with the PCl5 to form ethyl chloride. So dear students, these are some important chemical property of ether. Now another reaction, if you reaction with halogen, already I told reaction with the halogen, chlorine. So what will happen? If ether reacts with the chlorine, then एक क्लोरीन इधर से सब्स्टिट्यूट होगा और एक क्लोरीन इधर से सब्स्टिट्यूट होगा. दिस इज योर C2, योर H4 आ जाएगा, CH3 इसी तरह CHClO, CHCl, then your CH3. Okay, 1 dash dichloro. Clear? So this is the substitution again occurs. So chlorine molecule is substitute here. Then 1 dash dichloro diethyl ether. 1 dash dichloro diethyl ether. This is purely substitution reaction. If ether react with the PCl5, then your alkyl halide. Ether reacts with the chlorine in dark.
If sunlight will happen, then all hydrogen will be eliminated. All the hydrogen will be removed and all chlorine molecule here. This is per-chloro diethyl ether हो जाएगा. So this is reaction with the chlorine. So these are some important properties of ether already discussed. Important here HI, halogen acid. In some cases, the question is if asking, then will another important HI reaction के साथ मैंने बताया था, यदि ईथर एक्सेस HI के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हो सकता है, दोनों को मिलाकर वो क्या निकल सकता है. इफ एक्सेस HI, एक्सेस हाइड्रोजन एसिड डालोगे तो क्या होगा. सो ईथर रिएक्ट्स विथ एक्सेस HI. यदि एक्सेस दिया होगा तो क्या निकलेगा. इफ ईथर रिएक्ट विथ एक्सेस HI मीन्स इट विल फॉर्म योर टू प्रोडक्ट. दिस इज एक्सेस HI होगा तो 2HI ले जाइए और दिस इज योर 2RI प्लस H2O. अल्किल आयोडाइड विल फॉर्म. याद रखो ये क्वेश्चन सब बार बार एग्जाम में आता रहता है. यदि ईथर रिएक्ट विथ एक्सेस हाइड्रोजन एसिड और ईथर रिएक्ट्स विथ एक्सेस HI, द प्रोडक्ट विल फेवर फॉर अल्किल आयोडाइड विल फॉर्म. अल्किल आयोडाइड विल फॉर्म. So this is all about your ether. Now chemical property of aromatic ether, your anisole. Another chemical property of anisole. Your anisole chemical property, chemical properties of anisole. Aromatic ether, this is your benzene. OR, already I told you OR is called your aromatic ether. Okay, your alkoxybenzene, alkoxybenzene or aromatic ether. If you O के बदले R के बदले CH3 डाल दो, this is your anisole. So like all aromatic compound, anisole also be orthopara dieting group. It is also orthopara dieting group. Due to resonance, we can also show the resonating structure of anisole. Like the phenol, anisole also show the resonating structure. Clear? The electron pair will shift here, then it will be shift there. Then it is basically ortho and para dieting group, activating group. Like your CH3 and positive charge will develop. Then this electron pair shift will, then shifting of electron occurs. Shifting of electron pair and pi bond. Then this electron will shift and this is your another shifting. And this electron shift and this will shift. Clear? So what you are finding, these are the resonating structure of your anisole. anisole का resonating structure है. तो resonating structure से ये पता चलता है कि चलो ये जो delocalized इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है ट्रांसफर होता है, delocalized होता है, वो सिर्फ ऑर्थो पोजिशन नहीं तो पारा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन नहीं तो पारा पोजिशन पर लोकेट होगा. 1-2 पोजिशन ऑर्थो, 1-4 पोजिशन पारा. So this is a completely ortho-para dieting group is clearly. So how anisole is a ortho-para dieting group? It is can be easily seen by the resonance. So resonance से पता चलता है कि जो delocalization इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन delocalize जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो ऑर्थो एंड पारा पोजिशन में शो होता है. तो इसलिए anisole is a completely your कौन सा ऑर्थोपैरा डाइटिंग ग्रुप. तो ऑर्थोपैरा डाइटिंग ग्रुप है तो हर एरोमेटिक कंपाउंड जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, उसी तरह अनिसोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा. तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अनिसोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अनिसोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction of anisole, your aromatic ether. Similarly, your anisole, if anisole का रिएक्शन करो तो सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमको पता था एक है हालोजिनेशन, हम बात करेंगे जैसे हर चैप्टर में होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हालोजिनेशन. दूसरा है आपका नाइट्रेशन, तीसरा था आपका सल्फोनेशन, और चौथा वाला था वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. उसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट योर अल्काइलेशन
देन विल डिस्कस योर फ्रीडल-क्राफ्ट, देन असाइलेशन, दोनों दिखेंगे रिएक्शन करके। तो लाइक दिस anisole is a completely orthopara dieting group, orthopara dieting group. So in halogenation if anisole react with your suppose chlorine in presence of your IPCl3 Lewis acid, so similarly the reaction of anisole or bromine, इसमें ब्रोक में आपका ज़्यादातर ब्रोमीन में दिया है, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ योर एसिटिक एसिड और इथानोइक एसिड में आपका इलेक्ट्रोफाइल एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ इथानोइक एसिड, इस प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो ये इधर ऑर्थो में लगेगा और पारा में लगेगा, मगर मेजर प्रोडक्ट पारा निकलेगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थोब्रोमो anisole and para-bromo anisole will form. As anisole is orthopara dieting group, so the product will form a mixture of ortho-bromo anisole or para-bromo anisole. So students, it is completely orthopara dieting group. Already before resonance we studied. So anisole when react with the bromine in presence of ethanoic acid medium, then it is undergoes your electrophilic substitution and form the product ortho and para mixture, orthobromo anisole and para-bromo anisole. क्लियर। अभी नाइट्रेशन देखें तो नाइट्रेशन में नाइट्रो NO2 प्लस होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, जिससे रिएक्शन करता है हर चैप्टर में नाइट्रेशन हम करते थे। सो नाइट्रेशन ऑफ anisole, इन नाइट्रेशन ऑफ anisole सिमिलरली दिस इज योर पारा इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट योर para-bromo anisole, और इट इज योर माइनर प्रोडक्ट orthobromo anisole, it is your minor product, it is your major product. Now anisole if react with nitric acid in presence of a concentrated sulfuric acid, in the presence of a concentration sulfuric acid is your okay, like your nitric acid NO2 plus is your electrophile will attack here or here, so the product is your orthonitro-anisole or para-nitro-anisole. This mixture of ortho-nitro-anisole and para-nitro-anisole is the product, ortho and mixture of para. So a mixture of ortho and para-nitro-anisole will form. A mixture of ortho and para-nitro-anisole will form. This is your ortho-nitro-anisole and this is your para-nitro-anisole. So mixture of ortho and para-nitro-anisole will form if your anisole will react with the nitric acid in presence of a concentrated sulfuric acid as catalyst, already we discussed before that mechanism. So nitration means it react with the nitric acid, concentrated nitric acid. Then sulfonation. So let the sulfonation note कर लो इसको. So एक exam questions are coming, write the electrophilic substitution of anisole or write the bromination nitration of anisole. Write the bromination and nitration of anisole. So you have to write these reactions. As anisole is a orthopara alkoxy group, OCH3 methoxy group is a completely your orthopara dieting group of ether group is a completely orthopara dieting group. So it's all electrophilic substitution reaction give a mixture of ortho and para product, and the para product is the major product. This name is para-nitro-anisole and this is called your para-bromo anisole. So here they both are, these are in these both reactions. These reactions, para product are the major product. Para product are the major product. Next is sulfonation. In sulfonation, what happening in sulfonation? तो सल्फोनेशन रिएक्शन में बच्चों लोग हमको मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करता है, सल्फोनेशन. उसी तरह नाउ सी द सल्फोनेशन ऑफ सो व्हेन anisole react with the sulfuric acid, your sulfuric acid you know already we discussed your OH minus SO3H plus. So positive part will be goes to the ortho and para position. A product of ortho and para product of this sulfonic acid compound will form. As SO3H is major functional group, it is been named as a suffix and it is prefix. So the product name is regarded as like this. Clear? Then another is your Friedel-Crafts reaction. Very important question. Friedel-Crafts reaction is asking in the question. Friedel-Crafts reaction, very important question. That is Friedel-Crafts alkylation and acylation of anisole. Friedel-Crafts alkylation of anisole. In Friedel-Crafts alkylation, suppose anisole react with your alkyl halide, your anisole
react with the alkyl halide, suppose methyl chloride in presence of your anhydrous AlCl3. Now the electrophile CH3 plus will either be attack in ortho position or para position. The mixture of product of ortho and para, a mixture of ortho and para product will form. So this compound is a mixture of ortho and para product will form, and the compound is named as here para-methoxytoluene, and this is para-methoxytoluene. This is ortho-methoxytoluene you can say, and this is a para-methoxytoluene. Clear? So this is the product of anisole reacts with the methyl chloride. Anisole react with the methyl chloride. This is the product para-methoxytoluene and ortho-methoxytoluene, and para is the major product in all cases of this electrophilic substitution. Para is the major product. Then another Friedel-Crafts acylation reaction. तो इसमें क्या होगा? Friedel-Crafts acylation reaction with the acetyl chloride. Your acetyl chloride is CH3COCl. This is called an acetyl chloride, or it also reacts with acetic anhydride. Then in presence of anhydrous AlCl3, the product will be a mixture of ortho and para. This is the major functional group O. This is your COCH3 acetophenone group, and this is also formed para and ortho. This is your OCH3 COCH3. This product name is different, either A major functional group हो जाएगा, A minor हो जाएगा, तो इसको लेकर नाम करते हैं A1, A2, A3, A4, 1,4 पारा. तो ये नाम होगा क्या आपका? पारा मिथोक्सी एसिटोफिनॉन. और ए क्या होगा? ए मेजर 1 ऑर्थोमिथोक्सी एसिटोफिनॉन. So this is the important reaction, Friedel-Crafts acylation reaction of anisole. So as anisole is ortho-para diatom group, it also form the product of a para-methoxy and ortho-methoxy product of Friedel-Crafts reaction, alkylation and acylation. Clear? So this is your para-methoxy acetophenone as major product in this case. So my dear students, this is your electrophilic substitution reaction shown by anisole. Clear? So these are the reactions already discussed about the alcohol, phenol, ether. So the chapter is completed. If the video you like, then you must will share it and must be subscribe it to see the more and more video for the plus 2 second year students, and you can get the benefit during this lockdown period and practice the questions. So my dear students, thank you to all for watching the video, and just note it, this is the ether chapter last aromatic ether anisole chapter का ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टी था जो कि सब aromatic compound electrophilic substitution reaction दिखाते हैं. तो anisole का बारी था, aromatic ether completely anisole. Now the chapter is completed of alcohol, phenol and ether. Thank you.